हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ पिछली 4 वीडियोज में, और जो चौथी और 5वीं वीडियो थी उसमें हमने लास्ट में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने जो आवर्त सारणी तुम्हारी है पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में क्या क्या बताया था, क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने आवर्त सारणी बनाने की ट्राई किया था, क्या उनकी आवर्त सारणियों में कमी रह गई थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, तो आज हम आपका पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, आपके चैप्टर का, आपका तो क्या, आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी आज आधुनिक आवर्त सारणी जो है, प्रेजेंट में जो आपकी पीरियोडिक टेबल चल रही है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आपकी जो बुक है उसके अंदर आवर्त सारणी बनी हुई है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो आपको देखनी है, चेक करनी है। ठीक है ना, तभी आप आवर्त सारणी के बारे में समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी के बारे में बताना। तो सबसे पहले कि ये आवर्त सारणी जो है किसने दी थी? ये आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने ये आवर्त सारणी दी थी। हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी के बारे में बोला था, और इन्होंने ये बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी को इन्होंने बनाया था। वैसे इसका नाम माना जाता है हेनरी मोजले का। वास्तविक रूप से यदि हम बात करें तो मेन जो आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जाता है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेंडलीफ को जाता है। मेंडलीफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने आवर्त सारणी को सही रूप से, सही व्यवस्थित रूप से किया था, और किस प्रकार से उसको जमाया जाए वो सब किया था, और आवर्त वर्ग जो थे वो सब कुछ उसी ने बताए थे, कहने का मतलब। और उसका जो थोड़ा सा एक फैक्टर रह गया था, वो रह गया था परमाणु भार के आधार पर उसने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। और जो हेनरी मोजले उसने बस थोड़ा सा चेंजेस किया था, बाकी उसको सारा कुछ जो मेंडलीफ ने बताया था वो मिल गया था बना बनाया, तो उसने सब कुछ उसके जैसा ही अपनाया। और दूसरी बात, बस उसने थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया। अपनी जो आवर्त सारणी जो थी मेंडलीफ ने तो बनाई थी परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक वेट, जबकि हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, वही उसने जो अपनाया था वही फंडा इसने अपनाया। उसने अपनी आवर्त सारणी में शायद 6-7 वर्ग रखे थे, कॉलम, और 5 आवर्त रखे थे ऐसे हॉरिजेंटली। मैंने कुछ दिन बताया था वर्ग क्या होते हैं, वर्ग होते हैं ऐसे जो कॉलम होते हैं, और स्तंभ क्या होते हैं, सॉरी, आवर्त क्या होते हैं, आवर्त होते हैं जो ऐसे होते हैं हॉरिजेंटली। ठीक है ना, वर्टिकली जो होते हैं उनको वर्ग बोला जाता है, और जो हॉरिजेंटली होते हैं उनको आवर्त बोला जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आज अपनी आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में, क्या है, कैसी है आधुनिक आवर्त सारणी जो है। अब वो बनाई थी वो तो गई, जिसने बनाई थी वो बनाई थी वो हो गया। दूसरी बात, एक नियम दिया था हेनरी मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में कि परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। ठीक है, 1 मिनट बेटा। तो हेनरी मोजले ने क्या, एटॉमिक नंबर के आधार पर, और जो मेंडलीफ था उसने एटॉमिक वेट के आधार पर आवर्त सारणी दी थी। तो अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी की जो विशेषताएं थी, देखो, सबसे पहली बात, आधुनिक आवर्त सारणी का एक नियम था कि तत्वों के रासायनिक गुणधर्म व भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक
के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, समझे। आधुनिक आवर्त सारणी जो मैं बताई थी, जो हेनरी मोजले ने बनाई थी, वो बनाई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर, जबकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी परमाणु भार के आधार पर। पहली बात तो ये फर्क हो गया दोनों में। तो उसने भी एक नियम दिया था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का भी एक नियम था कि तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हुए बता रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरी बात, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें क्या थे भाई, 8 वर्ग थे। वर्ग का मतलब जो तुम्हारी आवर्त सारणी में देखना, ऐसे जो हैं वो उनके ऊपर नंबर लिख रखे होंगे, 1 2 3 4 ऐसे। और जिसके अंदर इसने बताया था कि 2-2 भाग बटे हुए, मतलब 2-2 उपवर्ग और है, मतलब 8 दूनी 16 हो गए। एक के अंदर 2 हो गए तो 8 के अंदर 16 हो गए। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर कितने वर्ग हैं, एक तरह से 9 वर्ग हैं अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो, और इसमें भी 2-2 वर्ग लगाएं तो 18 हो गए। वैसे इसमें कितने माने जाते हैं, 18 वर्ग माने जाते हैं। इसमें 8 दूनी 16 वर्ग माने जाते हैं। ठीक है, आवर्त की बात करें, आवर्त जो हॉरिजेंटली होते हैं ऐसे, आवर्त की बात करें तो इसका जो आवर्त था, जो मेंडलीफ थी, मेंडलीफ था, इसने जो बताए थे वो 6 आवर्त बताए थे अपनी आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त बताए गए हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज किया भाई, ये चेंज तो आना भी है क्योंकि मेंडलीफ के टाइम पे इतने तत्व नहीं थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, इसलिए इसने 6 बताए थे, अब इसकी 7 हो गए। इसने 8 वर्ग बनाए, मतलब सब कुछ सेम टू सेम वैसा की वैसा था जैसे इसने बताया था, बस थोड़ा सा फर्क चेंज हो गया। वो एटॉमिक वेट पे थी, ये एटॉमिक नंबर पे थी, बस इतना चेंजेज है बस। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, अब अपनी आवर्त सारणी को देखना तुम बुक में, तुमको देखो ऐसे शुरू में 2 ऐसे लाइन मिलेंगी जिसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा। एक तो हाइड्रोजन लिथियम ऐसे लिखा हुआ होगा, और एक होगा ये ऐसे 2 लिखे होंगे। उसके बाद ऐसे लाइनें होंगी और फिर उसके बाद ऐसे होंगी आगे। तो इस तरह की तुम्हारी आवर्त सारणी कुछ बनी हुई है। तो देखो बेटा, जो यहां पर बना हुआ है, यहां पर इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, और जो ये आधा है ऐसे यहां पर, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। और जो यहां पर है लास्ट में इधर, ये है तुम्हारा पी ब्लॉक। मैं लिख दूंगा, बता दूंगा कौन सा कहां से है। और नीचे नीचे 2 लाइन अलग से और पड़ी मिलेंगी तुमको, जो आवर्त सारणी के नीचे है तुम्हारी बुक में, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो सबसे पहली बात हमको ये पता लगी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 तो वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। पहली बात पता लग गई। दूसरी बात, 4 ब्लॉकों में उसको बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ठीक है, 2 ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ पर है एस, पी यहाँ पर है, डी ऐसे है, और नीचे नीचे 2 लाइन और हैं, वो है पी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक हो गए। अच्छा, अब मैं वर्ग के आधार पर बता रहा हूं, वर्ग के आधार पर मतलब ऊपर से नीचे वाले के आधार पर। तो देखना यहाँ पर गिनतियां लिखी होंगी, 1 2, इधर 3 4 5 ऐसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 12 13 14 15 ऐसे लिखी होंगी। तो ऐसे, यदि ऐसे मैं बात करूं तो ऐसे ऊपर से नीचे हॉरिजेंटल, वर्टिकली यदि बात करूं तो पहला और दूसरा जो वर्ग है वो है किसका, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में पहले और दूसरे वर्ग के अंदर एस ब्लॉक आता है। ठीक है ना, ऐसे यदि बात करें
पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक होता है 12 से लेके 18वां वर्ग जो होता है वो पी ब्लॉक के अंदर आता है, जो इधर की साइड होता है लास्ट में। ठीक है। डी ब्लॉक की यदि बात करें तो डी ब्लॉक मैंने बताया था ऐसे वाला होता है जिसमें यहाँ 3 से लेकर 11 तक जो वर्ग हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है। 3 से 11 वर्ग। और एफ ब्लॉक की बात करूं तो ये भी किस में आता है, 3 से 11 में ही आता है। ठीक है ना। ये 13 से होता है और ये 12 तक होता है। ठीक है। और ये भी 3 से 12 तक, मतलब इसी में से ही डी ब्लॉक के अंदर से ही एफ ब्लॉक बना है अलग से। ये तो वर्ग के आधार पर ये बात हुई। ठीक है ना। अब तत्वों की संख्या बताता हूं किसमें कितने तत्व होते हैं। तो देखो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं बेटा 13 तत्व। ठीक है। प्लस पी ब्लॉक के तत्वों की यदि बात करें तो ये होते हैं 37 तत्व। ठीक है। डी ब्लॉक की यदि बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर होते हैं एक मिनट, डी ब्लॉक के अंदर होते हैं 13 से 12 से 13 ये हो गए। इसके अंदर 40 तत्व होते हैं। ठीक है। और एफ ब्लॉक के अंदर होते हैं बेटा 28 तत्व। ठीक है। अब इनको टोटल करो तो कितने हो गए, 13 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 28, तो 8 और 10 18, हासिल 1 4 3 7 और 1 8 10 और 1 11 हो गए 118 तत्व। तो पी ब्लॉक के अंदर तो सबसे अब देख लो, एस ब्लॉक में 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं, तब जाके टोटल होते हैं ये 118 तत्व। ठीक है। अब यदि ये तो रही किसकी बात, ब्लॉक के आधार पर बात और वर्ग के आधार पर। यदि मैं आवर्त की बात करूं तो आवर्त होते हैं ऐसे वाले जो कितने हैं, यहां पर नंबर लिख रहे होंगे तुम्हारी आवर्त सारणी में 7 तक। ठीक है। यहां पर मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाया इसलिए तुमको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें थोड़ा देख लेना, अब आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला आवर्त मतलब ऐसे, तो पहले आवर्त में तुम देखोगे यहां पर 1 लिखा होगा तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, इधर होगा हीलियम, इधर पी ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में तो हाइड्रोजन, पी ब्लॉक में हीलियम होगा। तो पहला जो आवर्त है उसके अंदर होते हैं 2 तत्व। कितने होते हैं, 2 तत्व, गिन लेना तुम। ठीक है। तो पहले आवर्त के अंदर होते हैं 2 तत्व और उसको क्या बोला जाता है, अति लघु आवर्त पूछा जाता है। ये पहले आवर्त को क्या बोला जाता है। उसके बाद बेटा दूसरा और तीसरा जो आवर्त होता है ऐसे वाला, उसमें होते हैं कितने, 8 तत्व, उसको बोलते हैं लघु आवर्त। ठीक है। उसके बाद चौथा और 5वां आवर्त जो होता है उसमें कितने तत्व होते हैं, उसमें होते हैं 18 तत्व। कितने होते हैं, 18 तत्व, उसको बोलते हैं दीर्घावर्त। और जो हमारा लास्ट छठा और 7वां बचता है उसमें डी ब्लॉक भी होता है और एफ ब्लॉक भी होता है। तो उसमें जो तत्व होते हैं वो होते हैं बेटा 32 तत्व। 14 तो ये चले गए, 18 तो ये चले जाते हैं और भी बाकी हो जाते हैं। तो 32 तत्व होते हैं, 32 होते हैं दोनों के अंदर, तो उसको बोलते हैं अति दीर्घावर्त। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि चौथे और 5वें आवर्त में कितने तत्वों की संख्या होती है और उसके आवर्त का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं दीर्घावर्त। तो पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं तो लघु आवर्त, चौथे और 5वें में 18 होते हैं उसको दीर्घावर्त, और छठे और 7वें में होते हैं 32 तत्व, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अति दीर्घावर्त बोला जाता है। टोटल कर लेना आराम से, 2 ये हो गए, 16 ये हो गए, 36 ये हो गए और 64 ये हो गए। ऐड करोगे तो वही 118 तत्व आएंगे ये भी। तो चाहे कान कैसे ही पकड़ लो, बात वही है, 118 तत्व होते हैं, चाहे आवर्त के हिसाब से देख लेना और चाहे ऐसे वर्ग के हिसाब से देख लेना। ठीक है।
अब मैं इनके नाम बता देता हूं, क्या नाम होता है इनका। ठीक है, एस ब्लॉक जो हमारा पहले से दूसरा वर्ग वाला होता है, दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, अभी मैंने बताया था 13 तत्व होते हैं। और इसका नाम जो होता है बेटा वो होता है क्षारीय धातु, वह क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, दूसरा होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो होता है वो होता है 13 से लेके 18वें वर्ग में, जिसमें तत्वों की संख्या होती है 37। और इस जो पी ब्लॉक होता है इसका नाम जो होता है वो होता है मुख्य तत्व या निरूपक तत्व भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना। डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक मैंने अभी तुमको बताया था 3 से लेकर 12 वर्ग तक होता है और इसके तत्वों की संख्या होती है 40। और इसका जो नाम होता है वो होता है संक्रमण तत्व। ठीक है। और एफ ब्लॉक की यदि मैं बात करूं, एफ ब्लॉक में होता है ये भी 3 से 12 के अंदर ही होता है। और परमाणु क्रमांक होता है लेन, इसका एक का तो होता है 58 से लेकर 71 और एक का होता है 90 से लेकर 103 तक। इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं और इसको एक्टिनॉइड बोलते हैं। 2 ग्रुप होते हैं जिनके। ठीक है। इसमें तत्वों की संख्या होती है 14 तत्व। ठीक है ना, मतलब 28 तत्व। और इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो इनका नाम पूछा जाता है बेटा एक नंबर का कि एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, ऐसे। ठीक है। तो उसके बाद में और भी इनकी थोड़ी सी विशेषताएं हैं। ठीक है, बिठा देता हूं मैं। एक और विशेषता है पी ब्लॉक में, देखना तुम, पी ब्लॉक तुम्हारा ऐसे बना होगा 13वां वर्ग। मैं लिख देता हूं एक बार, तुम्हारा पी ब्लॉक पूरा ही बना देता हूं यहां पर। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये वर्ग होते हैं। तो देखो 13वें वर्ग के अंदर कौन से तत्व होते हैं, तो 13वें वर्ग के अंदर होते हैं ये तुम्हारा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में ये तत्व हो गए तुम्हारे। ठीक है ना। तो देखो यहां से एक, यहां से तो बोरोन पहला तत्व, यहां से सिलिकॉन दूसरा तत्व, यहां से तीसरा आर्सेनिक चौथा, ये और ये देखो तुमको 5 तत्व नजर आ रहे हैं। ये एक टेढ़ी रेखा है ना, ये देखो ये 5 तत्व आ रहे हैं। इनको बोला जाता है बेटा उपधातु। क्या बोला जाता है? उपधातु। अपनी आवर्त सारणी में निशान लगा लेना। ये जो 5 तत्व हैं इनको बोला जाता है उपधातु। अब देखो इसके इधर की साइड जितने भी तत्व तुम्हारे बच गए, इस लाइन के इधर की साइड आवर्त सारणी में जितने भी तत्व बच गए उनको बोला जाता है बेटा धातु। क्या बोला जाता है? धातु। और ये जो इधर की साइड बच गए, ये इधर, इनको बोला जाता है अधातु।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर एक टेढ़ी रेखा होती है और टेढ़ी रेखा के जो लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व आते हैं उनको बोला जाता है धातु, और जो राइट साइड में जितने भी तत्व आते हैं उनको बोला जाता है अधातु। और जो टेढ़ी रेखा में जो होते हैं, जिगजैग रेखा में जो होते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। ये है बोरोन, ये सिलिकॉन, ये आर्सेनिक, ये टेलुरियम और ये एंटीमनी। ये 5 तत्व होते हैं जो क्या होते हैं उपधातु। अब यहाँ से क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, तुम्हारी बुक में भी है कि आवर्त सारणी के अंदर धातु, उपधातु और अधातु, धातु और उपधातु तीनों की पोजीशंस बताइए, स्थिति बताइए क्या होती है। तो धातु जो होते हैं वो उपधातु के लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं वो होते हैं धातु, और उपधातु के राइट साइड में जितने भी होते हैं वो होते हैं अधातु। और उपधातु होती है जो बीच में टेढ़ी रेखा होती है, जिगजैग लाइन होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, उपधातु बोला जाता है। उपधातुओं की संख्या 5 होती है और पूछा जाता है कोई 2 उपधातुओं के नाम लिखिए, ठीक है ना, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एंटीमनी। ठीक है, तो ये तुम्हारी रही आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। पहली बात तो आवर्त सारणी जो है वो, उसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें 18 वर्ग हैं। आवर्त कितने हैं, 7 है, मतलब 7 तो ऐसे हैं, 18 ऐसे हैं। दूसरी बात, 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला और दूसरा आवर्त होता है जो यहाँ पर वर्ग आता है, सॉरी, और 13 से 18 जो मैंने यहाँ लिखी रखा है वो पी ब्लॉक है तुम्हारा। बीच में एक आडी रेखाओं का 4 का वो आता है, वो होता है डी ब्लॉक, और उसी में से डिवाइड होके एक नीचे 2 लाइन और नजर आएंगी तुमको आवर्त सारणी के अंदर, वो होती है क्या, एफ ब्लॉक। एक बार मैं तुमको बता देता हूं, दिखा देता हूं, देखो कहाँ गया फोटो, इसके अंदर गैलरी कहाँ गई, जस्ट ए मिनट। मिले नहीं रही, एक मिनट बेटा, अभी बता देता हूं मैं तुमको, समझा दूंगा थोड़ा सा, तुम्हारी बुक में भी नजर आ जाएगा तुमको। तो ये देखो, ये तुमको दिख रही है, थोड़ी कम दिख रही होगी। देखो ये तुम्हारी आवर्त सारणी है। तो यहां देखो, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखो, ये तुमको ये नजर आ रही है 2 रेखाएं, ये वाली आगे वाली, ये जो है इधर वाली, ये 2 लाइन, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी, ये साइड वाला है, ये इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, जो ये लाइट साइड में है, देखो ढंग से ये वाला। और ये जो बीच में देखो ये आडी रेखाएं नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और नीचे देखो ये 2 लाइनें और नजर आ रही हैं अलग से, इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो देखो ये एस, ये इधर पी, और ये इधर डी, और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक होता है। आगे समझ में? तो ये 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉकों में तत्वों की संख्या बता दी मैंने, ये एस में, पी में, डी में और नीचे एफ में। ठीक है, तो ऐसे आवर्त सारणी होती है, अपनी बुक में देख लेना जिस हिसाब से मैंने तुमको समझाई है। ठीक है, तो आज हमारी जो सेकंड टॉपिक था इसका, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो खत्म हो गया। ठीक है ना। गुणधर्मों की यदि बात करें तो गुणधर्म मैं तुमको आगे बताऊंगा, और गुणधर्मों में क्या बताऊंगा, पहले मैं तुमको सिखाऊंगा इसकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। मैं 9th क्लास में तुमको समझाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है ना, तो वो तुमको सिखाऊंगा अगले पार्ट के अंदर। जो गुणधर्म हम पढ़ेंगे, इनके जो गुणधर्म होते हैं तत्वों के आवर्त सारणी में, जो जो इनके फिजिकल केमिकल जो गुणधर्म होते हैं, जो जो ये चीज शो करते हैं, वो हम तुमको समझाएंगे पार्ट नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी मेरे हिसाब से कुछ कुछ समझ में आ जाएगी बेटा, ऐसे समझ में नहीं आती जब तक तुम बुक लेके नहीं बैठोगे। बुक साथ में होनी चाहिए, तब जाके जो मैंने पढ़ाया वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब अपन मिलते हैं पार्ट 7 के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम गुणधर्मों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तुमको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद में अब मैं इनके
तत्वों के भी कुछ नाम लिखाऊंगा तुमको, और उनके जो तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा अगले पार्ट में, पार्ट 7 के अंदर। फिर 8 पार्ट से हम ये गुणधर्म वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो वही अपना आराम से खुश रहिए, मजे करिए, एंजॉय करिए, और कोरोना से सुरक्षित रहिए, और अपनी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, एक खुशखबरी और बताऊंगा अगले चैप्टर में नहीं, सॉरी, अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, तो आगे मिलते हैं पार्ट 7 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।